Now let us discuss the next part of applets chapter, that is displaying components in an applet. This is the next topic, page number 531. Now, because applets are used in web designing, we all know that, fine. We can also add different components to our web page using applets. Components means we can add buttons, we can add text box, checkbox, radio button, list, या जितने भी components हम ऐड कर सकते हैं वो सब हम applet से भी ऐड कर सकते हैं. सो अब हमने ये स्टडी करना है, ठीक है. The first subtopic is drawing a message in an applet window. और इस चीज़ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने एप्लेट विंडो में कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम उसके लिए? वी यूज़ पेंट फंक्शन, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पेंट फंक्शन विद यू इन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. नाउ पेंट फंक्शन का पूरा फॉर्मेट होता है void, because paint doesn't return anything, the return type is always void. Then paint in small letters, and in brackets paint function contains an object of graphics class, ठीक है. And we know that the graphics class is present in AWT package, so that's why we need to import AWT package every time we need to use paint function. And आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम पेंट फंक्शन लिखे बिना इनकम्प्लीट है. सो इट मीन्स हमें पेंट फंक्शन हमेशा चाहिए होगा. पेंट फंक्शन एप्लेट क्लास का फंक्शन है. एप्लेट क्लास को हम इनहेरिट करते हैं यूजिंग एक्सटेंस कीवर्ड इन द क्लास विच वी हैव क्रिएटेड. क्योंकि हमने एप्लेट क्लास को इनहेरिट करना है इसलिए हम एप्लेट पैकेज को भी इंपोर्ट करते हैं. सो हमने जो दो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखी थी, जो हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था इन द पार्ट 1, वो दो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हमने क्यों की थी? हम AWT पैकेज क्यों इंपोर्ट करते हैं? बिकॉज उसमें से हमें ग्राफिक्स क्लास को यूज़ करना है. एंड हम एप्लेट्स पैकेज क्यों इंपोर्ट करते हैं? बिकॉज उसमें से हमने एप्लेट क्लास को यूज़ करना है, ठीक है. सो लेट मी रीड. द पेंट मैथड इज़ नीडेड इफ़ यू डू एनी ड्राइंग और पेंटिंग ऑन द एप्लेट सरफेस. कुछ लिखना है, कोई मैसेज भेजना है आपने. द पेंट मेथड इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बाय द जावा रन टाइम सिस्टम वंस आफ्टर इनिट मेथड इज कॉल्ड एंड अगेन ईच टाइम द वेब ब्राउजर इज एक्टिवेटेड. तो पेंट फंक्शन, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल में इसको अच्छे से डिस्कस किया था, सो पेंट फंक्शन कब कॉल होता है? एक बार तो तब जब इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद पेंट होगा फर्स्ट टाइम. और पेंट फंक्शन एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा जब भी वेब पेज हमारा एक्टिवेटेड हुआ या रीस्टोर हुआ या फिर से हमने ओपन किया वेब पेज. लाइक मिनिमाइज था, हमने मैक्सिमाइज किया, ठीक है. जितनी बार वेब पेज हमारे सामने आएगा उतनी बार पेंट फंक्शन अपने आप चलेगा. सो इसीलिए इसको सिस्टम ट्रिगर्ड पेंटिंग कहते हैं, बिकॉज पेंट फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ठीक है. देन द सिंटेक्स इज गिवन पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी. कोई भी आप जी की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हो, ठीक है. हमने जी दे दिया ताकि पता लग जाए ये ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है. जो ग्राफिक्स क्लास है ना, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया है? ताकि हम ग्राफिक्स क्लास के फंक्शंस को पेंट फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकें. इसलिए हमें ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि हम ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के ग्राफिक्स क्लास के फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे. कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर पाएंगे ग्राफिक्स क्लास के? दे आर लाइक ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन. ये ग्राफिक्स क्लास का फंक्शन है, ठीक है. ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? जो हम मैसेज देना चाहते हैं ना, टाइप करना चाहते हैं, वो मैसेज टाइप कर देता है एप्लेट में, और हम एक्स और वाई पोजीशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पोजीशन पर मैसेज टाइप हो. नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने यही पढ़ना है, ड्रॉ स्ट्रिंग. So the drawString method is present in graphics class, and the syntax is void because it doesn't return anything, and it has 3 parameters. पहला पैरामीटर होगा string जिसको हमने लिखना है या मैसेज जिसको हमने लिखना है. Then x वैल्यू एंड y वैल्यू, कि कौन सी x पोजीशन पे कौन सी y पोजीशन पे ये मैसेज डिस्प्ले हो, ठीक है.
So it displays the specified string str at the position xy in this graphics context coordinate system. The point 0, 0 is at the top left corner of the drawing area. This method doesn't recognize the new line character. अब देखो हम ड्रॉ स्ट्रिंग मैंने 2 लाइन्स लिखनी है, लाइक मैंने एक लिखना है हेलो और मैंने नीचे वाली लाइन में लिखना है आई एम मिसेस गीत. मैंने 2 लाइन्स लिखनी है. तो ड्रॉ स्ट्रिंग में ना मैं न्यू लाइन करेक्टर नहीं दे पाऊँगी. ड्रॉ स्ट्रिंग न्यू लाइन करेक्टर को नहीं समझता. मैं क्या करूँगी, जो हेलो मैसेज है उसके मैं अलग एक्स वाई पोजीशन स्पेसिफाई कर दूँगी, एंड जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम मिसेस गीत उसकी मैं अलग एक्स वाई पोजीशन सेट कर दूँगी ताकि हेलो के नीचे वो दूसरी स्टेटमेंट आ जाए. यानी न्यू लाइन करेक्टर हम ड्रॉ स्ट्रिंग में नहीं दे सकते. Therefore, if you want to draw more than one strings at different lines, you can do this manually by specifying appropriate values of x and y. I hope it is clear. Next functions जो हमने study करने हैं while drawing a message in an applet, they are set foreground and set background. ये जो दोनों functions हैं ये graphics class के नहीं हैं, ये हैं component class के. ठीक है. set foreground नेम से ही पता लग रहा है, ये font का कलर डिसाइड करेगा, सेट करेगा, और सेट बैकग्राउंड एप्लेट की बैकग्राउंड का कलर सेट करेगा. और ये दोनों का रिटर्न टाइप वॉइड है बिकॉज दे आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, बट इन दोनों में एक एक पैरामीटर है सी ऑफ टाइप कलर. कलर इज़ अ क्लास. कलर एक क्लास है और ये जो क्लास है ये वाली java.awt पैकेज में है कलर क्लास. सो कलर क्लास is a class which is present in AWT package. So अगर हमने set foreground या set background functions use करने हैं तो उसमें हमें color as a parameter देना पड़ेगा. color class का एक object like C उसने mention किया हुआ है. हम कोई भी नाम ले सकते हैं, ABCD कोई भी color का object. ठीक है, क्योंकि हम color class को use कर रहे हैं और color class AWT package में है. so ये भी एक reason है कि हम क्यों AWT package को import करते हैं. ठीक है. The set foreground and the set background methods defined by java.awt.component class are used to set foreground and background colors of the component. Each method takes a single argument which is an instance या object of java.awt.color class. Generally, the foreground color of the component is used for rendering text and the background color is used for rendering the non-textual area of the component. I hope it is clear. The color class defines a constant to represent different colors like. और अगर हमने कलर सेट करना है तो उसका क्या तरीका होता है कलर सेट करने का. द मेथड इज़ color डॉट ब्लू, color डॉट रेड, color डॉट पिंक. क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं कलर क्लास के और इनको यूज़ करने के लिए हमें क्लास को मेंशन करना पड़ता है color डॉट ब्लू लाइक दिस. अब हम इसको इसका प्रोग्राम करेंगे. जो डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड का कलर है दैट इज़ ब्लैक. अगर हम कोई स्पेसिफाई ना करें, फोरग्राउंड सेट बैकग्राउंड फंक्शंस यूज़ ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का कलर रहेगा ब्लैक और बैकग्राउंड का कलर रहेगा लाइट ग्रे. और एग्जाम्पल्स ने बताया हुआ है लाइक सेट फोरग्राउंड कि फॉन्ट का कलर कर दो कलर डॉट ब्लू एंड बैकग्राउंड का कलर कर दो कलर डॉट रेड. सो ऐसे यूज़ करते हैं इसको सेट फोरग्राउंड एंड सेट बैकग्राउंड मेथड्स को. नाउ लेट अस स्टडी एन एग्जाम्पल टू शो how message is displayed in an applet window. Okay students, now let us discuss the program. The first statement is import java.applet.star. So हमने java package के applet सब package के सारी classes को import कर लिया so that we can use any class which we want in the program. Next statement is import java.awt.star. I already told you that these two statements are mandatory to use applets because इन पैकेजेस में जो क्लासेस हैं हम उनको यूज़ करेंगे प्रोग्राम में. ठीक है. नेक्स्ट पब्लिक क्लास, द नेम ऑफ द क्लास इज़ फर्स्ट एप्लेट एक्सटेंड्स एप्लेट. सो एप्लेट बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें एप्लेट क्लास को इनहेरिट करवाना होता है जो हम क्लास बना रहे हैं. हमने क्लास बनाई फर्स्ट एप्लेट, उसको हमने एक्सटेंड करवा दिया विद द एप्लेट क्लास. सो इट मीन्स ये जो क्लास है एक नॉर्मल क्लास नहीं रहेगी, ये एक एप्लेट बन जाएगा. देन द कर्ली ब्रैकेट. उसके बाद हमने एक डेटा मेंबर लिया मैसेज नाम का ऑफ स्ट्रिंग टाइप और उसमें स्पेस ब्लैंक उसको रख दिया मैसेज को. सबसे पहले नेक्स्ट फंक्शन इज़ इनिट
आपको पता है एप्लेट की लाइफ साइकिल में सबसे पहले इनिट फंक्शन चलता है. सो पब्लिक वॉइड इनिट, देयर इज़ नो पैरामीटर. इनिट फंक्शन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एप्लेट का बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर सेट कर दिया. वी हैव सेट द बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक एंड फोरग्राउंड कलर टू वाइट. सी द स्टेटमेंट्स हमने कैसे सेट किया. सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लैक सेमीकॉलन, सेट फोरग्राउंड कलर डॉट वाइट सेमीकॉलन. ठीक है. अब क्योंकि ये जो सेट फोरग्राउंड और सेट बैकग्राउंड फंक्शंस हैं ये कंपोनेंट क्लास के हैं एंड कंपोनेंट क्लास एप्लेट क्लास की पेरेंट क्लास है, वन ऑफ द पेरेंट क्लास. हमने हायरार्की की थी ना एप्लेट क्लास की. तो इसीलिए कंपोनेंट के जो फंक्शंस हैं हम उनको अपनी क्लास में आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन एप्लेट से इनहेरिट हो रहा है एंड एप्लेट कंपोनेंट से इनहेरिट हो रही है. सो कंपोनेंट के जितने फंक्शंस हैं हम उनको अपनी क्लास में आराम से विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी कैन यूज़ दोज फंक्शंस. ठीक है. उसके बाद हमने मैसेज में अपेंड कर दिया मैसेज प्लस इक्वल्स टू, दैट मीन्स मैसेज इक्वल्स टू मैसेज प्लस. और क्या मैसेज अपेंड कर दिया, इनिशियलाइजेशन मेथड, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें लेस देन ग्रेटर देन साइन में. अब मैसेज की करंट वैल्यू कितनी है, इनिशियलाइजेशन मैसेज. सो इनिट फंक्शन इज़ ओवर. नेक्स्ट फंक्शन इनिट के बाद जो अपने आप चलता है ऑटोमेटिकली, दैट इज स्टार्ट फंक्शन. स्टार्ट फंक्शन में हमने क्या किया, हमने मैसेज जो था उसमें एक और चीज़ अपेंड कर दी, एंड में ऐड कर दी स्टार्ट मेथड. तो अब पूरा का पूरा मैसेज कितना क्या बन गया, इनिशियलाइजेशन मेथड एंड देन स्टार्ट मेथड. देन देयर इज़ अ पेंट फंक्शन. पेंट फंक्शन क्या कर रहा है, ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर रहा है टू ड्रॉ द मैसेज एट पोजीशन 40 एंड 20 ऑन द एप्लेट विंडो. और क्योंकि ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन ग्राफिक्स क्लास का है इसलिए हमें ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा ड्रॉ स्ट्रिंग को कॉल करने के लिए. एंड आवर क्लास इज़ फिनिश्ड हियर. सो हमने क्लास में 3 स्टेजेस एक्सप्लेन की, इनिट, स्टार्ट एंड पेंट. क्लास ख़त्म हो गई, हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म कर लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना यूजिंग जवैक कमांड ताकि बाइट कोड तैयार हो जाए विद एक्सटेंशन डॉट क्लास. बाइट कोड का क्या नेम होगा, द नेम वुड बी फर्स्ट एप्लेट डॉट क्लास. देन द थर्ड स्टेप इज़ कि हम इस बाइट कोड को अपने HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर दें यूजिंग एप्लेट टैग. तो उसकी भी कोडिंग लिखी हुई है. HTML टैग के अंदर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर एप्लेट टैग है. उसमें कोड में हमने बाइट कोड का एड्रेस दिया है फर्स्ट एप्लेट डॉट क्लास. विड्थ भी बताई है, हाइट भी बताई है कि हमारा एप्लेट इतनी विड्थ और इतनी हाइट कंज्यूम करेगा. देन वी हैव क्लोज द एप्लेट टैग, क्लोज द बॉडी टैग एंड क्लोज द HTML टैग. फिर हम जब इसको रन करेंगे, रन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम HTML के आइकन को डबल क्लिक कर लें या कमांड प्रॉम्प्ट में एप्लेट व्यूअर के साथ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दीज 2 मेथड्स टू एग्जीक्यूट एन एप्लेट, है ना. सो इस वे से हम अपने एप्लेट को एग्जीक्यूट करेंगे. जब एप्लेट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले इनिट मेथड चलेगा, फिर स्टार्ट चलेगा, फिर पेंट चलेगा. पेंट क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को ड्रॉ कर देगा एंड आउटपुट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. फाइन. बच्चा नेक्स्ट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऐड. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एप्लेट में हम कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं. लाइक वी कैन ऐड बटन, वी कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स, वी कैन ऐड चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, लिस्ट. कोई भी कंपोनेंट हम एप्लेट्स में भी ऐड कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वी नीड अ फंक्शन दैट इज़ ऐड. एंड दिस फंक्शन इज़ प्रेजेंट इन कंटेनर क्लास. और इस फंक्शन को हम डायरेक्टली अपनी एप्लेट क्लास में यूज़ कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि एप्लेट जो है, जो हमारी क्लास है वो एप्लेट से इनहेरिट हो रही है एंड एप्लेट फर्दर कंटेनर से इनहेरिट हो रहा है. एंड ये जो ऐड फंक्शन है ये कंटेनर क्लास का फंक्शन है, इसीलिए ये इनडायरेक्टली थ्रू इनहेरिटेंस हमारी क्लास में भी आ गया. सो वी कैन यूज़ ऐड फंक्शन विदाउट द नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर. ठीक है. Let me discuss the program first of all with you, then we'll read the theory portion. So in the program again we have imported 2 packages, java.awt. We have imported all the classes of java.awt package and we have imported all the classes of java.applet package.
Then we have created a class. The name of the class is button applet extends applet. I hope ये आपको क्लियर हो गया because we have discussed lot of programs. इसके बाद इसमें हमने init फंक्शन की कोडिंग दी हुई है. इनिट फंक्शन में, इनिशियलाइजेशन फंक्शन में, वो फंक्शन लाइफ साइकिल का जो सिर्फ स्टार्टिंग में चलता है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो हमने ना बटन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं. अब ये जो बटन क्लास है ना, ये AWT पैकेज की क्लासेस हैं. बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, हर नाम की क्लास है. हर कंपोनेंट के लिए एक अलग क्लास बनी हुई है जावा में, और ये सारे कंपोनेंट की क्लासेस जो है ना AWT पैकेज में है. ठीक है. इसी तरह बटन भी एक क्लास है. अगर हमने अपने एप्लेट के वेब पेज में या फॉर्म में बटन लगाना है, सो व्हाट वील डू, हम बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे. और आपको जावा में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना आता है. क्या सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का जावा में? दैट इज़ क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. एंड क्लास के ब्रैकेट्स में अगर कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को भेजना है तो हम वो दे देते हैं. तो उसी पैटर्न पे हमने बटन क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया. बटन दैट इज़ अ क्लास नेम, बटन 1 इज़ द ऑब्जेक्ट नेम. आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, B1 भी रख सकते थे, एनी नेम यू कैन गिव. इक्वल्स टू न्यू अगेन द क्लास नेम बटन. और ब्रैकेट में हमने एक पैरामीटर पास करना है. जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, ये पैरामीटर किस चीज़ का होगा, ये जो बटन हम बना रहे हैं ना उस पर ये मैसेज लिखा जाएगा. तो हम क्या पास कर रहे हैं? 1. तो आप डायग्राम में भी देखो एक बटन बन गया है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है. Similarly, we have created another button from the button class and we have given it the label 2. तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बटन्स बन गए हैं. अब फ़िलहाल तो हमने सिर्फ बटन्स को डिक्लेयर किया है. ठीक है. अब हमने इन बटन्स को अपने एप्लेट फॉर्म में ऐड करना है. सो फॉर दैट वील यूज़ ऐड फंक्शन. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. जो ऐड फंक्शन है ना, इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से. ओवरराइड करने का मतलब, हम ऐड फंक्शन को टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऐड फंक्शन को चेक बॉक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बटन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. यानी हम ऐड फंक्शन को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो ऐड फंक्शन कैन बी ओवररिडन. अभी हम क्या कर रहे हैं? ऐड बटन 1 एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऐड बटन 2. सो जो ऐड फंक्शन है, जो कि कंटेनर क्लास का फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये जो हमने बटन्स बनाए हैं इनको हमारे एप्लेट में ऐड कर देगा. क्लियर. और ये सब काम कब होगा? जब इनिशियलाइजेशन फेज़ चल रही होगी. आपको पता है इनिशियलाइजेशन फेज़ सिर्फ एक बार चलती है ना. सो तब क्या होगा, 2 बटन्स फॉर्म में आ जाएंगे. लेट मी रीड द थियोरी. सिंस द क्लास एप्लेट इज़ अ सब क्लास ऑफ पैनल which is in turn the subclass of container. अब हायरार्की आपने की थी. हायरार्की क्या है कि एप्लेट का पेरेंट है पैनल एंड पैनल का पेरेंट है कंटेनर, एंड ऐड फंक्शन कंटेनर का है. सो इनडायरेक्टली थ्रू इनहेरिटेंस ऐड फंक्शन हमारी क्लास में भी आ गया, क्योंकि हमारी क्लास एप्लेट को इनहेरिट कर रही है. Thus applet can act as a container on which you can insert any AWT control components like buttons, text fields, checkboxes, etc. ये जो AWT वाला चैप्टर है ना, दैट इज़ इन आ सिलेबस. इसके बाद मैं वही चैप्टर डिस्कस करूँगी. तो उस चैप्टर के बाद ये वाला टॉपिक आपको और इजी लगने लग जाएगा. डिफरेंट ओवरलोडिंग फॉर्म्स ऑफ ऐड मेथड्स फ्रॉम द कंटेनर क्लास आर यूज टू ऐड कॉम्पोनेंट्स इन एन एप्लेट. सो हमने जौन सा कॉम्पोनेंट ऐड करना है, हम ऐड मेथड उस कॉम्पोनेंट के साथ लगा देते हैं, तो वो कॉम्पोनेंट जो है एप्लेट फॉर्म में ऐड हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है. उसके बाद हम उन बटन्स या जो कंपोनेंट हमने लगाया है उनके पीछे कोडिंग कर सकते हैं. क्लियर बेटा. नेक्स्ट फंक्शन इज़ रीपेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पेंट फंक्शन. रीपेंट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पेंट. नाम से ही पता लग रहा है, रीपेंट मतलब दोबारा से पेंट करो. लाइक कोई एप्लेट या कोई टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ एप्लेट विजिबल है हमारी स्क्रीन पे, लेकिन हम उस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं. सो क्या करते हैं, हम रीपेंट फंक्शन कॉल करते हैं. रीपेंट फंक्शन 2 काम करता है. सबसे पहले जो पुराना एप्लेट का टेक्स्ट है उसको क्लियर करता है, एंड फिर से पेंट फंक्शन को कॉल करवाता है जो कि नया टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे. So repaint function, you can say, contains 2 steps. Number 1, to clear
the previously drawn text. Number 2, to draw the new text on the screen. So ये देखो, लेट मी रीड द थ्योरी. ये मैंने प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं ताकि मैं आपको ईजिली क्लियर कर सकूँ. The repaint method causes the AWT runtime system to execute the update method of the component class. एक update method होता है, ये भी component class का method है. तो सबसे पहले update method कॉल होता है which clears the window with the background color of the applet. जो applet का background color है वही सारी विंडो पे आ जाता है, जिसके कारण font इनविजिबल हो जाता है, या आप कह दो कि font क्लियर हो जाता है. उसके बाद पेंट फंक्शन कॉल हो जाता है, यानी रीपेंट फंक्शन सबसे पहले अपडेट फंक्शन को कॉल करवाता है, देन पेंट फंक्शन को कॉल करवाता है. सो रीपेंट की अपनी कोई खास कोडिंग नहीं है, ये इसने अपडेट के बाद पेंट को ही कॉल करना है. एंड रीपेंट फंक्शन हैज़ 4 फॉर्म्स. एक तो रीपेंट जिसमें कोई पैरामीटर हम सेंड ना करें तो सारी विंडो रीपेंट हो जाती है. अगर हम एक पर्टिकुलर पोर्शन पेंट करना चाहते हैं देन वी नीड टू स्पेसिफाई द लिमिट्स. लेफ्ट लिमिट क्या है, टॉप लिमिट क्या है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है. And if we want to repaint the screen after every particular period of time, then we use repaint with logs max delay. And the fourth function जिसमें हम delay के बाद बता सकते हैं कि इतना एरिया repaint हो. It has 4 parameters, long, max delay, in fact 5 parameters कि इतने delay के बाद यहाँ इस x से इस y तक इतनी width से इतनी height तक repaint हो जाए. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम मैंने खुद लिखा है, जो बुक में है दैट वाज वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम. मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको इजी लगे. तो ये आप प्रोग्राम पेपर्स में लिख सकते हो. अगेन आई हैव इंक्लूडेड 2 पैकेजेस, जावा डॉट एपलेट. इस बार मैंने क्लास भी मेंशन की है, मैं स्टार भी लिख सकती थी. यू कैन राइट स्टार, स्टार ईजी हो जाएगा. जावा डॉट एपलेट डॉट स्टार, जावा डॉट AWT डॉट स्टार. देन आई हैव क्रिएटेड अ क्लास नेम्ड जावा ऐप विच एक्सटेंड्स एपलेट. आई होप दिस स्टेटमेंट इज़ क्लियर. फिर मैंने एक डाटा मेंबर लिया आई नेम का, उसमें 1 वैल्यू डाल दी. देन आई हैव कॉल्ड पेंट फंक्शन, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने स्ट्रिंग को दोबारा पेंट करना है ना. पहले पेंट करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे, रीपेंट करेंगे, फिर से रीपेंट करेंगे. सो सी इसमें हमने क्योंकि ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करना होता है एपलेट लिखने के लिए. आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो मैं इसको फटाफट करवा रही हूँ. ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन लिखना होता है तो इसलिए हम जी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ड्रॉ स्ट्रिंग जो है वो ग्राफिक्स क्लास का है और ग्राफिक्स क्लास एपलेट की हायरार्की में नहीं आती. इसलिए ग्राफिक्स क्लास का कोई फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. जबकि एपलेट क्लास की हायरार्की में जितनी क्लासेस आ रही हैं उनका कोई फंक्शन यूज़ करना है तब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे हमने बटन, जैसे हमने ऐड फंक्शन किया था, ठीक है, या हमने सेट फोरग्राउंड सेट बैकग्राउंड किया था, ये जावा की, ये एपलेट की हायरार्की के ही फंक्शंस हैं. तो इनको यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन ड्रॉ स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए वी नीड एन ऑब्जेक्ट जी, एंड वी नीड अ डॉट ऑपरेटर ऑल्सो. क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है जी, ये ग्राफिक्स क्लास का है और ग्राफिक्स क्लास हायरार्की में नहीं आती. ठीक है, ओके. सो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने आई इक्वल्स टू, ये मैसेज आएगा और आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी एट द पोजीशन 100. ठीक है, तो फिलहाल आई की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, आई इक्वल्स टू 1 एट 100 लोकेशन. ठीक है, उसके बाद ये जो थ्रेड है ये चल रहा है, ये स्लीप मोड में डाल दिया हमने फॉर 1000 नैनो सेकेंड्स. और आपको पता है स्लीप को हमेशा ट्राइब कैच ब्लॉक में लिखना चाहिए क्योंकि इसमें इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकती है. ठीक है, तो आफ्टर द थ्रेड अवेक्स, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड रीपेंट फंक्शन कॉल होगा. रीपेंट फंक्शन क्या करेगा, रीपेंट फंक्शन पहले पुराने आउटपुट को डिलीट करेगा, जो आई इक्वल्स टू 1 लिखा था उसको क्लियर कर देगा और फिर से पेंट फंक्शन ये कॉल हो जाएगा. फिर से पेंट फंक्शन क्या करेगा, आई इक्वल्स टू, आई की अब करंट वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा एट 100 लोकेशन. फिर से थ्रेड स्लीप मोड में चला जाएगा. ठीक है, और फिर से आई प्लस प्लस होगा एंड सो ऑन. सो ये काम चलता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ रीपेंट फंक्शन वर्क्स. बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेइंग मैसेज इन अ स्टेटस बार. सो यूजिंग एपलेट्स, जो हमारी ब्राउज़र की विंडो है उसके स्टेटस बार में हम कुछ मैसेज भी दे सकते हैं. हाउ? यूजिंग अ फंक्शन शो स्टेटस, और उसमें स्ट्रिंग मैसेज एज अ पैरामीटर हम पास कर देंगे. इसका प्रोग्राम देखो, 18.14 टॉपिक, डिस्प्लेइंग मैसेज इन अ स्टेटस बार.
प्रोग्राम में सबसे पहले 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं। एप्लेट पैकेज की सारी क्लासेस और AWT पैकेज की सारी क्लासेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो क्लास मैंने बनाई है उसका नेम है स्टेटस बार एप्लेट एंड इट एक्सटेंड्स एप्लेट, इसलिए ये क्लास एप्लेट क्लास बन गई। एक हमने मैसेज नाम का वेरिएबल लिया ऑफ स्ट्रिंग टाइप, जिसमें अभी कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, इट इज़ ब्लैंक। फिर एप्लेट का इनिट मेथड में, जो कि एक ही बार चलेगा, इनिट मेथड, उसमें हमने बैकग्राउंड का कलर एप्लेट का सेट किया ब्लैक एंड फोरग्राउंड कलर हमने सेट किया वाइट। और मैसेज में हमने क्या अपेंड कर दिया, स्टेटस बार डेमोन्स्ट्रेशन, ये स्ट्रिंग अपेंड कर दी। पहले मैसेज खाली था, उसमें अब और क्या ऐड हो गया, स्टेटस बार डेमोन्स्ट्रेशन, ये ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद पेंट मेथड जब कॉल होगा तब क्या होगा, g.draw स्ट्रिंग। g क्या है, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैं इसको फास्ट क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो g.draw स्ट्रिंग से हमारा जो मैसेज है उसमें क्या पड़ा हुआ है, स्टेटस बार डेमोन्स्ट्रेशन, वो 40-20 लोकेशन स्क्रीन की वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ये तो था स्क्रीन पे लिखने के लिए। अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि स्टेटस बार में कैसे मैसेज देना है, तो उसके लिए फंक्शन जो यूज़ होता है दैट इज शो स्टेटस। शो स्टेटस में हमने क्या लिखा, दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन स्टेटस बार, ठीक है। अब जब भी शो स्टेटस फंक्शन कॉल होगा तो जो ये स्ट्रिंग हमने यहाँ डिस्प्ले की है, ये स्ट्रिंग स्टेटस बार में आ जाएगी। सी द आउटपुट विंडो, स्टेटस बार डेमोन्स्ट्रेशन, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ, स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, स्टेटस स्टेट्स नहीं, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ क्योंकि इसको हमने ड्रॉ स्ट्रिंग से डिस्प्ले किया। एंड दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन स्टेटस बार, ये स्ट्रिंग स्टेटस बार में डिस्प्ले हुई क्योंकि इसको हमने शो स्टेटस से डिस्प्ले की, ठीक है। एंड बेटा नोट किया होगा आपने कि ड्रॉ स्ट्रिंग को तो हम जी ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन ग्राफिक्स क्लास का है और ग्राफिक्स क्लास एप्लेट की हायरार्की में नहीं आती। लेकिन शो स्टेटस फंक्शन जो है वो एप्लेट क्लास का फंक्शन है, इसलिए हमें उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाने की जरूरत या डॉट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्लेट क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं अपनी क्लास में, और जैसे ही हमने एप्लेट क्लास को अपनी क्लास में इनहेरिट कर दिया तो एप्लेट के सारे फंक्शंस हम इजीली यूज कर पाएंगे विदाउट द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लेट क्लास एंड डॉट ऑपरेटर। इसलिए शो स्टेटस फंक्शन में हम डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। क्लियर? वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टेटस बार में मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, यूजिंग अ फंक्शन शो स्टेटस विच इज प्रेजेंट इन एप्लेट क्लास। फाइन। Okay students, next topic is 18.15 drawing shapes in applet. So applet सिर्फ strings या text लिखने के काम नहीं आता, या strings या text नहीं लिखता. We can draw different shapes also in an applet, या using an applet. So let us study the program for this. We have imported two packages, java.awt and java.applet. We have imported all the classes of these packages. Then we created a class named drawApplet which extends applet. इस क्लास में हम शो करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंड जो टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाना है उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो एक फॉन्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने फॉन्ट क्लास का। फॉन्ट क्लास का एफ कैपिटल है और वेरिएबल का एफ स्मॉल है। फिर इनिट मेथड में, एप्लेट के इनिट मेथड में हमने फॉन्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, फॉन्ट इक्वल्स टू न्यू फॉन्ट, और क्या पैरामीटर्स दिए, फॉन्ट का नेम दे दिया एरियल, उसको बोल्ड कर दिया और उसका साइज़ दे दिया 16। ये सिंटेक्स है। फॉन्ट सेट करने के लिए फॉन्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, नेम ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट डॉट बोल्ड या फॉन्ट डॉट इटैलिक्स या फॉन्ट डॉट अंडरलाइन, जो हम उसके साथ करना चाहते हैं फॉन्ट के साथ, एंड उसका साइज़। फिर हमने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया एप्लेट का वाइट। उसके बाद पेंट फंक्शन में इनिट में जो काम हुआ वो तो एक बार होगा, जब स्टार्टिंग में जब एप्लेट इनिशियलाइज होगा। पेंट में हमने क्या क्या डाला, वो चीज़ें जो हम चाहते हैं हर बार जब एप्लेट रीबूट हो
या जब एप्लेट एक्टिवेट हो तो चीज़ें हों वो पेंट में डाल दी। सो पेंट में हम क्या करेंगे, हम ग्राफिक्स क्लास के ना कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे शेप्स ड्रॉ करने के लिए, और ग्राफिक्स क्लास एप्लेट की हायरार्की में नहीं आती, इसीलिए ग्राफिक्स क्लास के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है। सो ग्राफिक्स क्लास का हमने ऑब्जेक्ट पेंट फंक्शन में लिया जी, देन जी डॉट सेट फॉन्ट, हमने एप्लेट का फॉन्ट सेट कर दिया जो हमने फॉन्ट के ऊपर वैल्यूज़ दी थी, एरियल, बोल्ड, 16, ठीक है। और एप्लेट का सेट कलर हमने सेट कर दिया कलर डॉट ब्लैक। ये जो अब हमने सेट कलर किया है ना, कलर डॉट ब्लैक, अब जो चीज़ हम ड्रॉ करेंगे ना वो ब्लैक कलर की होगी। फिर ड्रॉ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा जाए क्या, ड्रॉ शेप्स 150-20 लोकेशन पे। ये जो ड्रॉ शेप्स स्ट्रिंग लिखा गया है ना, ये एरियल फॉन्ट का है, बोल्ड है और 16 साइज़ का है और ब्लैक कलर में होगा। फिर रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ रेक्ट, और रेक्टेंगल के 4 साइड्स का हमने दे दिया, वो एक स्क्वायर बन गया। फिर अब हमने कलर क्या सेट कर दिया, ग्रे। अब जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो ग्रे कलर में आएगी। फिर फिल रेक्टेंगल किया, और रेक्टेंगल की देखो अंदर फिलिंग की। रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस थे देवर 100, 100, 100, 100, लेकिन फिलिंग हमने 110, 110 और उधर 80, 80 तक की, ठीक है। अब हमने फिर से कलर ब्लैक कर दिया सेट। अब जो काम करेंगे ब्लैक कलर में होगा। 2 लाइंस ड्रॉ की, ये दोनों ब्लैक कलर में होंगी। उसके बाद फिर से ब्लैक कलर सेट कर दिया। लास्ट लाइन आप स्किप भी कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया। सो ये फंक्शंस यूज़ होते हैं शेप्स ड्रॉ करने के लिए, फिल करने के लिए कलर, ठीक है। और ये सारे फंक्शंस जो हैं ग्राफिक्स क्लास के हैं, और ग्राफिक्स क्लास एप्लेट की हायरार्की में नहीं है, इसलिए हमें इन फंक्शंस को ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करना पड़ता है। आई होप इट इज़ क्लियर। टॉपिक 18.16, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एप्लेट। एप्लेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे गेट एप्लेट इन्फो, ठीक है। सो लेट अस सी कि कैसे इसको यूज़ करना है हमने। लेट अस सी द प्रोग्राम फर्स्ट। सो इन द प्रोग्राम अगेन वी हैव imported 2 packages, all the classes of applet package and all the classes of AWT package. Then we have created an applet or a class named applet info which extends applet. उस क्लास में हमने एक मैसेज नाम का स्ट्रिंग लिया, अभी उसमें कुछ नहीं डाला। इनिट मेथड में हमने क्या किया, एप्लेट का बैकग्राउंड कलर वाइट सेट कर दिया, फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट कर दिया, फॉन्ट भी सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, दिस इज़ द मेन फंक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं, गेट एप्लेट इन्फो। अब ये एप्लेट की इन्फो को रिटर्न करेगा, इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न होगी ना, इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हमने क्या रिटर्न किया इस फंक्शन के अंदर, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा बाय संजय सरीन एंड संदीप सूद। सो ये एप्लेट की इंफॉर्मेशन है। जब भी कोई एप्लेट की इंफॉर्मेशन पूछेगा तो ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंट फंक्शन। पेंट फंक्शन में हमने सबसे पहले स्ट्रिंग ड्रॉ की, कौन सी स्ट्रिंग इज गेट एप्लेट इन्फो। सो जो भी एप्लेट इन्फो है वो स्ट्रिंग है, डिस्प्ले हो जाएगी 50-50 लोकेशन पे। एंड स्टेटस बार में भी हमने कुछ डिस्प्ले कर दिया, शो स्टेटस, दिस मैसेज विल डिस्प्ले द स्टेटस बार। दिस लाइन इज़ ऑप्शनल, क्योंकि हम स्टेटस बार की वर्किंग को यहाँ शो नहीं कर रहे, करना तो कर दो, अदरवाइज हम तो मेन फोकस देंगे गेट एप्लेट इन्फो फंक्शन में। सो जैसे ही स्ट्रिंग ड्रॉ होगी, गेट एप्लेट इन्फो ने क्या रिटर्न किया, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा बाय संजय सरीन एंड संदीप सूद। ये सेंटेंस या ये स्ट्रिंग 50-50 लोकेशन पे डिस्प्ले हो जाएगी। इज दिस क्लियर? वेरी सिंपल प्रोग्राम। Okay students, the next topic, that is 18.17, applets and threads। कि हम मल्टी थ्रेडिंग में एप्लेट कैसे बना सकते हैं या एप्लेट की मल्टी थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं।
So for that, let me discuss one program with you. जो बुक में प्रोग्राम दिया हुआ है ना, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम. मैंने थोड़ा सिंपल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. ये प्रोग्राम एक सिंपल बैनर एप्लेट का है. दिस एप्लेट स्क्रॉल्स द मैसेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द एप्लेट्स विंडो. Since the scrolling of a message is a repetitive task, it is performed by a separate thread created by applet when it is initialized. इस प्रोग्राम में क्या होगा, ध्यान से सुनो. अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ड लिखा स्टूडेंट, तो कुछ ऐसा हो कि एस पीछे चल जाए, थोड़ी देर बाद मतलब एस पीछे चला गया तो टी और बाकी वर्ड्स आगे आ गए, एस पीछे है. उसके बाद टी लास्ट में चला गया, बाकी वर्ड्स आगे आ गए. यानी ये जो प्रोग्राम है दैट इज़ डूइंग द रोटेशन ऑफ द मैसेज. रोटेट कर रहा है मैसेज को. यानी फर्स्ट करेक्टर लास्ट में जा रहा है, फिर जो आगे है फिर वो लास्ट में जा रहा है, फिर जो आगे आया वो लास्ट में जा रहा है. इस तरह ये काम करेगा. दिस इज़ अ सिंपल बैनर एप्लेट. ये एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और इस एप्लेट को हम थ्रेड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे. सो हाउ, लेट अस डिस्कस. इन द प्रोग्राम वी हैव इम्पोर्टेड 2 पैकेजेस, AWT और एप्लेट पैकेज को इम्पोर्ट कर दिया. बिकॉज उसके बाद हमने एक क्लास बनाई. द नेम ऑफ द क्लास इज सिंपल बैनर. बिकॉज हमने एप्लेट बनानी है, सो वी हैव टू एक्सटेंड दिस क्लास विद एप्लेट क्लास. एंड सिंस हमने मल्टी थ्रेडिंग भी करनी है, सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट रनेबल फंक्शन ऑल्सो. अब देखो, आपको पता है कि मल्टी थ्रेडिंग करने के 2 वेज होते हैं. वन वे इज़ to extend thread class using inheritance, and another way is to implement runnable interface through using interfaces. अब आपको इतना भी पता है कि जावा में जो मल्टी इनहेरिटेंस है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, मल्टी इनहेरिटेंस क्या होती है कि 2 क्लासेस मिलकर एक क्लास बना रही हैं. जावा में दिस इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग इनहेरिटेंस. यानी हम 2 क्लासेस से एक क्लास नहीं बना सकते. लेकिन हमें एप्लेट और मल्टी थ्रेडिंग का जो टॉपिक है, इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एप्लेट को भी एक्सटेंड करना है, हमें थ्रेड क्लास या जो भी क्लास या रनेबल इंटरफेस जिससे थ्रेड बने उसको भी वो भी हमें चाहिए. लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस तो जावा में होती नहीं है. सो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक क्लास एप्लेट को तो इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सटेंड कर लिया. दूसरी क्लास थ्रेड को हमने यूज़ करने की बजाय हमने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया. क्योंकि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए. यहाँ पर हमें एप्लेट क्लास से भी इनहेरिट करवाना है और हमें थ्रेड क्लास या रनेबल इंटरफेस से भी इनहेरिट करवाना है. एप्लेट क्लास से इनहेरिट क्यों करवाना है? बिकॉज हमने अपनी क्लास को एप्लेट में कन्वर्ट करना है. और मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास इनहेरिट करवा लो या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा लो. अब हम 2 एक्सटेंड कीवर्ड्स तो लिख नहीं सकते बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा. सो दैट्स वाई इसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है थ्रेड क्रिएट करने के लिए? इम्प्लीमेंट्स रनेबल. अगर जावा में मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल होती, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होती, आई रिपीट, अगर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होती तो हम क्या लिखते? हम लिखते पब्लिक क्लास सिंपल बैनर एक्सटेंड्स एप्लेट एक्सटेंड्स थ्रेड. बट आपको पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हमें एक्सटेंड्स थ्रेड की जगह इम्प्लीमेंट्स रनेबल लिखना पड़ेगा. बिकॉज रनेबल इज एन इंटरफेसेस जितने मर्जी हम इनहेरिट करवा लें. सो हमने एक एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करवा लिया और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा लिया. इससे क्या होगा, इन दोनों चीज़ों से जो हमारी सिंपल बैनर क्लास है वो एप्लेट भी बन गई और थ्रेड क्लास भी बन गई. ठीक है. देन वी हैव टेकन अ मैसेज, अ स्ट्रिंग मैसेज दैट इज़ अ सिंपल मूविंग बैनर. फाइन. हमने मैसेज एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का और उसमें हमने क्या स्टोर करवा दिया? ये टेक्स्ट स्टोर करवा दिया, अ सिंपल मूविंग बैनर. उसके बाद हमने एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टी, और उसमें अभी हमने कुछ नहीं डाला, हमने जस्ट एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना लिया टी थ्रेड क्लास का. एक हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया स्टेट. ये जो स्टेट वेरिएबल है
या जो नेक्स्ट वेरिएबल है स्टॉप फ्लैग, ये आप कह लो काउंटर वेरिएबल्स हैं, ये हम यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो अभी तक जो आपको समझने वाली बात है कि हमने जो क्लास बनाई है सिंपल बैनर, वो एप्लेट भी बन गई और वो थ्रेड क्लास भी बन गई, ठीक है। उसके बाद एप्लेट का इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। वो क्या करेगा, जो हम एप्लेट डिस्प्ले करवाने वाले हैं, जो मैसेज डिस्प्ले करवाने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड कलर सियान एंड फॉन्ट का कलर रेड सेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें मल्टी थ्रेडिंग भी है तो स्टार्ट भी चलेगा। तो स्टार्ट कब चलेगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मल्टी थ्रेडिंग के भी लाइफ साइकिल के स्टेजेस हम डाल रहे हैं और एप्लेट की लाइफ साइकिल के स्टेजेस भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये एप्लेट क्लास भी है और ये थ्रेड क्लास भी है। ये स्टार्ट मेथड जो है ये थ्रेड क्लास का है। और जैसे इनिट फंक्शन स्टार्टिंग में चलता है ना एप्लेट के लिए, वैसे स्टार्ट फंक्शन स्टार्टिंग में चलता है थ्रेड के लिए। आपने मल्टी थ्रेडिंग का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होगा, स्टार्ट कब होगा, जब स्केड्यूलर उस थ्रेड को स्केड्यूलिंग क्यू में से पिक करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होगा तो थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया टी नाम का। स्टॉप फ्लैग काउंटर में हमने फॉल्स डाल दिया और टी थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया मतलब टी थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। और कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है, उस थ्रेड का रन फंक्शन चलता है। तो रन फंक्शन चलना शुरू हो गया सिंपल बैनर क्लास का। रन फंक्शन ने क्या किया, एक फॉर की लूप है, इनफाइनाइट फॉर की लूप है, ठीक है। अभी हमने लूप में कोई कंडीशन नहीं लगाई है, चली जाएगी, कब तक चली जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो फॉर की लूप लगी है, इसमें क्या होगा, इसमें बार बार रीपेंट फंक्शन कॉल होगा और जो थ्रेड है वो स्लीप मोड में चला जाएगा फॉर थ्रू 250 नैनो सेकेंड्स। एंड रीपेंट फंक्शन में क्या होगा, रीपेंट फंक्शन क्या करता है, रीपेंट फंक्शन पुरानी आउटपुट को डिलीट कर देता है और पेंट फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेता है। पेंट फंक्शन कॉल होगा, समझ गए ना सीक्वेंस। सबसे पहले इनिट मेथड चला एप्लेट की स्टार्टिंग में, स्टार्ट मेथड चला क्योंकि थ्रेड है, सिंपल बैनर क्लास थ्रेड क्लास भी है, ठीक है। स्टार्ट जब चला तो स्टार्ट ने रन फंक्शन को चलाया, रन फंक्शन ने पेंट फंक्शन को कॉल किया। पेंट फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से सुनो। हमारा जो मैसेज है, मैसेज में हमने क्या स्टोर करवाया था, स्टार्टिंग में हमने स्टोर करवाया था अ सिंपल मूविंग बैनर फुल स्टॉप, ये स्टोर करवाया था ना। चलो उसके बाद पेंट फंक्शन में आओ, एक ch नाम का करेक्टर वेरिएबल लिया। ch में हमने क्या डाला, मैसेज का करेक्टर एट 0, जो मैसेज है सिंपल मूविंग बैनर, इसके 0th लोकेशन में जो करेक्टर है दैट इज़ a। तो a करेक्टर जो है ना वो ch में चला गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैसेज में हमने क्या किया, हमने मैसेज को छोटा कर दिया। क्या किया हमने, जो पुराना मैसेज है उसमें से सब स्ट्रिंग निकाल लो। कौन सा सब स्ट्रिंग, 1 से शुरू करके मैसेज की लेंथ तक। सपोज इस मैसेज की लेंथ है 15, मैंने काउंट नहीं की, और सिंपल मूविंग बैनर की मैंने लेंथ काउंट नहीं की, सपोज इसकी लेंथ 15 है, लेट सपोज। तो जो मैसेज था, मैसेज पूरा क्या था, अ सिंपल मूविंग बैनर, यही मैसेज था ना। इस मैसेज में से सब स्ट्रिंग निकाल लो 1 से शुरू करके एंड तक, यानी कि अ वर्ड निकल गया क्योंकि अ वर्ड 0th लोकेशन में था। मैसेज को हमने छोटा कर दिया, एक करेक्टर को निकाल दिया, जो निकाला उसको हमने ch में डाल दिया था पहले ही। और फिर क्या किया, मैसेज प्लस इक्वल्स टू ch, यानी मैसेज इक्वल्स टू मैसेज प्लस ch। मैसेज हमारा क्या बन गया था, मैसेज में से हमने अ वर्ड निकाल दिया था ऊपर वाली स्टेटमेंट सब स्ट्रिंग यूज़ करके, उस अ वर्ड को ch में डाल दिया था ना, मैसेज डॉट करेक्टर एट 0 से। तो नया मैसेज क्या बन गया, पुराने मैसेज में ch एंड में अपेंड कर दो। ये जो स्टेटमेंट है ना मैसेज प्लस इक्वल्स टू ch, ये क्या बनाएगी, अब मैं ये बताऊंगी तो आपको फिर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है मैसेज प्लस इक्वल्स टू ch, ये नया मैसेज पता है कौन सा बनाएगी, या नया मैसेज बनाएगी सिंपल मूविंग बैनर फुल स्टॉप अ एंड में लग गया, क्योंकि ch को हमने, जो छोटा मैसेज था जो फर्स्ट लोकेशन से लेके एंड तक का था, उसके एंड में ch की वैल्यू लगा दी अ, ठीक है। तो और इस स्ट्रिंग को हमने ड्रॉ करवा दिया 50-50 लोकेशन में, ठीक है। अब फिर से जब थ्रेड का स्लीप फंक्शन ख़त्म हो गया, स्लीप टाइम ख़त्म हो गया, थ्रेड फिर से चला, तो फिर क्या होगा, अब
सिंपल का एस हमारे आ गया ना, एस चला जाएगा सी एच में, मैसेज अपडेट हो जाएगा, मैसेज में आ जाएगा आई से लेके, सिंपल का आई से लेके बैनर फुल स्टॉप अ तक, और फिर हम क्या करेंगे, एस को एंड में लगा देंगे। तो आप समझ रहे हो क्या रहा है, रोटेट हो रहा है मैसेज, पहले अ एंड में लग गया, फिर एस एंड में लग गया, फिर आई एंड में लग गया, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई, फिर स्पेस, फिर मूविंग का सारा, फिर स्पेस, फिर बैनर का सारा, फिर फुल स्टॉप एंड में लग गई। इतना करने से फिर से मैसेज वही बन गया, फिर से रोटेशन हो रही है। तो इस तरह का बैनर हमने बनाया है यूजिंग एप्लेट एंड थ्रेड क्लास। जो स्टॉप फ्लैग है ना, स्टॉप फ्लैग स्टार्टिंग में फॉल्स है, स्टार्ट फंक्शन में हमने स्टॉप फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया था। स्टॉप फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कब करेंगे, जब हम अपने एप्लेट को बंद कर देंगे। जैसे हम एप्लेट को बंद करेंगे तो हमारा स्टॉप फंक्शन चलेगा। स्टॉप फंक्शन वो क्या करेगा, स्टॉप एप्लेट की वैल्यू को ट्रू कर देगा। और जैसे ही स्टॉप फ्लैग की वैल्यू ट्रू हुई तो ऊपर देखो इफ़ लगी हुई है ना, इफ़ स्टॉप फ्लैग इज़ ट्रू, तो कंट्रोल रन फंक्शन के लूप से बाहर आ जाएगा, यानी सब खत्म हो जाएगा, एप्लेट की मूविंग भी खत्म हो जाएगी, बैनर की मूविंग। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक्स आर वेरी सिंपल। 18.18 मल्टीमीडिया इन एप्लेट। एप्लेट में हम पिक्स, वीडियो, वॉइस, ये सब कैसे लगा सकते हैं, मल्टीमीडिया कैसे लगा सकते हैं, तो ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले है यूजिंग एप्लेट्स इन इमेजेस। सो एन इमेज फाइल कैन बी रिट्रीव्ड बाय यूजिंग गेट इमेज। इमेज फाइल को हमने अपने कंप्यूटर से निकालना है या सर्च करना है, उसके लिए गेट इमेज फंक्शन कॉल होता है, यूज़ होता है। एंड गेट इमेज फंक्शन के टू वेरिएंट्स हैं। एक वो जिसमें हम सिर्फ उस इमेज का पाथ मेंशन करते हैं, यूआरएल मेंशन करते हैं। एंड सेकंड वेरिएंट है जिसमें हम उस इमेज का पाथ तो मेंशन करते ही हैं, उस इमेज का न्यू नेम भी मेंशन कर देते हैं कि इस इमेज का ये नेम रख दो। और गेट इमेज फंक्शन की रिटर्न टाइप आप देख सकते हो इमेज है, बिकॉज इमेज रिटर्न करेगा ये फंक्शन, हमें सिस्टम में से ढूंढ के ना इस पाथ में जौन सी इमेज पड़ी है वो इमेज रिटर्न कर देगा। सो इट रिटर्न्स एन इमेज ऑब्जेक्ट दैट कैन बी पेंटेड ऑन द स्क्रीन। द URL दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ एन इमेज। तो एक बार हमें इमेज मिल गई, उसके बाद हमने इमेज को एप्लेट में ड्रॉ करना है। सो फॉर दैट वी हैव ड्रॉ इमेज फंक्शन। ड्रॉ इमेज फंक्शन हैज़ 1 2 3 4 पैरामीटर्स। पहला है इमेज, जो हमने इमेज ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आर द एक्स एंड वाई लोकेशंस, कि हमने इमेज को कौन सी पोजीशन में ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट इज इमेज ऑब्जर्वर। इमेज ऑब्जर्वर क्या है, इसको अभी फॉर द टाइम बिंग इसमें हम ना दिस लिख देंगे कि हम इस इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस कीवर्ड लगा देंगे इसमें। ये क्या करता है, ये ना जब मैं आपको AWT का चैप्टर करवाऊंगी ना तब ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सो ड्रॉ इमेज method. This method returns immediately in all cases, even if the complete image has not yet been loaded. If the image has completely loaded, its pixels are no longer being changed, then draw image method returns true. अब देखो, ड्रॉ इमेज फंक्शन का रिटर्न टाइप है बूलियन। अगर तो इमेज प्रॉपरली ड्रॉ हो जाती है तो ड्रॉ इमेज फंक्शन ना हमें बूलियन में ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू मीन्स कि इमेज अच्छे से ड्रॉ हो गई है। और अगर इमेज ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ गया, तो ड्रॉ इमेज फॉल्स रिटर्न कर देगा। और हम चेक कर सकते हैं ड्रॉ इमेज का कि उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू की फॉल्स। अगर उसने ट्रू रिटर्न किया इट मीन्स इमेज सक्सेसफुली स्क्रीन पे ड्रॉ हो गई है, और अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया इट मीन्स हम दोबारा कोशिश करेंगे इमेज को ड्रॉ करने की। जो गेट इमेज मेथड है, जिससे हमने इमेज को ढूंढना है या रिट्रीव करना है फ्रॉम अ सिस्टम, दैट मेथड इज़ प्रेजेंट इन द एप्लेट क्लास। लेकिन जो ड्रॉ इमेज मेथड है, जिससे हमने इमेज को ड्रॉ करना है, दैट इज़ प्रेजेंट इन ग्राफिक्स क्लास। इसीलिए ड्रॉ इमेज के साथ हमें ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन गेट इमेज के साथ हमें कोई ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एप्लेट क्लास को हम एक्सटेंड करवा रहे हैं, इनहेरिट करवा रहे हैं अपनी क्लास में। और जैसे ही एप्लेट क्लास हमारी क्लास में इनहेरिट हो जाएगा तो एप्लेट के सारे फंक्शंस भी हमारी क्लास में आ जाएंगे, तो गेट इमेज भी आ जाएगा, जिसको हम ईजिली यूज़ कर पाएंगे फिर। नाउ लेट अस एक्सप्लेन द प्रोग्राम।
We have imported two packages, applet package and AWT package. Rather, we have imported all the classes of applet package and AWT package. Then we have created a class named image applet which extends applet. क्योंकि इसने applet को extend किया, it means ये class applet class बन गई. इसमें हमने image नाम का एक वेरिएबल बनाया img. अभी इसमें कुछ नहीं डाला, ठीक है. अब जो applet का init फंक्शन है वो चलेगा जब स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या होगा, img में गेट इमेज फंक्शन के थ्रू ये जो हमने एक इसमें डाला है गेट डॉक्यूमेंट बेस, आप इसकी जगह ना कोई यूआरएल दे सकते थे. जैसे सी ड्राइव में कोई फोल्डर है पिक्स नाम का, उसमें 3.jpg ऐसी कोई पिक्चर है, या आप इसमें यूआरएल दे सकते थे. जो गेट डॉक्यूमेंट बेस है ना, ये क्या करता है, जिस फोल्डर में हम अपना एप्लेट को स्टोर करवाएंगे ना, बिकॉज ये टाइपिंग तो हमने नोटपैड में करनी है ना. नोटपैड में जब हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे उसके बाद हम इस प्रोग्राम को .java के नाम से सेव कर देंगे. तो जिस फोल्डर में हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे ना, इस अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, लाइक हमने प्रोग्राम का नेम क्या देंगे, हम अपने प्रोग्राम का नेम देंगे इमेज एप्लेट. क्यों? क्योंकि पेंट फंक्शन क्लास इमेज एप्लेट में है. सो इमेज एप्लेट .java हमारे प्रोग्राम का नाम होगा. और जहाँ पर हम ये प्रोग्राम स्टोर करेंगे ना, जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में से ही गेट डॉक्यूमेंट बेस पिक्स ढूंढेगा. सो गेट डॉक्यूमेंट बेस क्या करता है, ये फंक्शन जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है ना, उस फोल्डर में सर्चिंग करता है. तो इसकी जगह आप कंप्लीट यूआरएल भी कोई दे सकते हो, लाइक सी ड्राइव कॉलन, उसमें कोई फोल्डर मेंशन कर दो, लाइक पिक्स नाम का फोल्डर मेंशन कर दो, स्लैश उसमें 5.jpg नाम की इमेज है. तो आपको यूआरएल भी दे सकते हो डबल कोट्स में, या गेट डॉक्यूमेंट बेस भी लिख सकते हो. और उसके बाद vasu.jpg, यानी जो हमारी इमेज ढूंढी जाएगी उसका नाम वासु रख दो. उसके बाद पेंट फंक्शन क्या करेगा, पेंट फंक्शन उस इमेज को ड्रॉ करेगा एट 10 लोकेशन. और उसके नीचे हमने एक स्ट्रिंग भी लिखवा दिया, माई नेम इज़ वासु. सी उसके ऊपर लिखवा दिया माई नेम इज़ वासु. मतलब हमने जो लोकेशन है इस हिसाब से दी कि इमेज के ऊपर ये सेंटेंस आ जाएगा, माई नेम इज़ वासु. सो मेन स्ट्रेस यू हैव टू गिव हियर इज़ ऑन द गेट इमेज मेथड एंड ड्रॉ इमेज मेथड. ठीक है. और आपने नोट किया होगा गेट इमेज मेथड को हम बिना किसी ऑब्जेक्ट नेम और डॉट ऑपरेटर के यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो एप्लेट क्लास की है और एप्लेट क्लास तो हमारी क्लास में इनहेरिट हो ही गई है. लेकिन ड्रॉ इमेज फंक्शन के लिए हम जी ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ड्रॉ इमेज इज़ अ मेथड ऑफ ग्राफिक्स क्लास एंड ग्राफिक्स क्लास इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एप्लेट हायरार्की. नेक्स्ट टॉपिक 18.18.2 दैट इज़ प्लेइंग ऑडियो इन एन एप्लेट. हम एप्लेट यूज़ करके म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले जैसे हमने इमेज को रिट्रीव किया था गेट इमेज से, इसी तरह ऑडियो को अपने सिस्टम से कैसे रिट्रीव करना है, गेट ऑडियो क्लिप से. ठीक है. एंड अगेन देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ गेट ऑडियो क्लिप. एक वर्जन जिसमें हम सिर्फ यूआरएल देते हैं या एड्रेस देते हैं कि ऑडियो कहाँ पड़ी है, एंड सेकेंड वर्जन जिसमें हम यूआरएल भी देते हैं और उस ऑडियो का हमने न्यू नेम क्या रखना है वो भी मेंशन कर देते हैं. एंड ये दोनों जो भी वेरिएशंस हैं, गेट ऑडियो क्लिप जिसमें एक पैरामीटर है यूआरएल, या गेट ऑडियो क्लिप मेथड जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं यूआरएल एंड स्ट्रिंग नेम, कोई भी वेरिएंट है, ये दोनों क्या रिटर्न करेंगे, हमें ऑडियो रिटर्न करेंगे. सो इसलिए रिटर्न टाइप इज़ ऑडियो क्लिप. ऑडियो क्लिप इज़ अ क्लास. ठीक है. ये एप्लेट क्लास की ही, एप्लेट पैकेज की ही एक क्लास है ऑडियो क्लिप. ठीक है. सो ऑडियो क्लिप क्लास का ही कोई आप कह लो ऑडियो रिटर्न होगा. सो इसलिए रिटर्न टाइप इज़ ऑडियो क्लिप. ठीक है. सो ये गेट ऑडियो क्लिप फंक्शन तो यूज़ होता है ऑडियो क्लिप को रिट्रीव करने के लिए हमारे सिस्टम से. उसके बाद 3 मेथड्स हैं, देखो लास्ट में लिखे हुए हैं. एक प्ले मेथड ऑडियो क्लिप को प्ले करने के लिए एक बार, स्टॉप मेथड ऑडियो क्लिप को स्टॉप करने के लिए, एंड लूप मेथड उस ऑडियो क्लिप को कंटिन्यूसली प्ले करने के लिए. ये 3 मेथड्स हम यूज़ करेंगे और ये तीनों मेथड्स ऑडियो क्लिप क्लास के हैं. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम. अगेन वी हैव इंपोर्टेड all the classes of applet package and all the classes of AWT package.
उसके बाद हमने ऑडियो क्लिप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एसी, अभी उसमें ऑडियो नहीं डाली। इनिट मेथड क्या करेगा एप्लेट का, एसी में गेट ऑडियो क्लिप के थ्रू जो हम यूआरएल भेजेंगे एंड जो हमने नेम रखा ऑडियो का, हमने नेम रख दिया audio/frame, ये नेम रख दिया। ये गेट डॉक्यूमेंट बेस से ये ऑडियो ढूंढेगा और वो ऑडियो हमारे जो वेरिएबल है एसी, ऑब्जेक्ट है एसी, उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इनिट मेथड ने ऑडियो को ढूंढ के एसी में डाल दिया। स्टार्ट मेथड क्या करेगा, स्टार्ट मेथड कहेगा कि अगर एसी में कुछ भी नहीं है या एसी में अगर नल नहीं है, इफ़ एसी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो एसी को प्ले कर दो, लूप में प्ले कर दो बार 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 बार। और स्टॉप मेथड क्या कहता है, करेगा कि अगर एसी नल नहीं है तो एसी को स्टॉप कर दो, या क्योंकि वो प्ले हो रहा है उस टाइम। एंड डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा, एसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसमें नल डाल देगा। अब उसमें वो ऑडियो क्लिप का यूआरएल नहीं है या ऑडियो क्लिप स्टोर्ड नहीं है। सो वेरी सिंपल प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 11.20, द HTML एप्लेट एलिमेंट। आपको पता लग गया एप्लेट कैसे बनाते हैं, आपको ये भी पता लग गया कि एप्लेट का जो बाइट कोड है, जो डॉट क्लास वाली एक्सटेंशन है विच वी गेट आफ्टर कंपाइलिंग दैट प्रोग्राम, उसको हम HTML में एप्लेट टैग में कोड CODE एट्रीब्यूट यूज़ करके लगाते हैं। ठीक है, सो इतना आपको पता है। अब हमने स्टडी करना है कि एप्लेट टैग में हमने 3 एट्रीब्यूट्स अब तक पढ़े। हमने कौन से 3 एट्रीब्यूट्स अब तक किए, वी हैव डन कोड, वी हैव डन विड्थ एंड वी हैव डन हाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ एप्लेट टैग ऑफ HTML। इसके अलावा भी एप्लेट टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो वी विल बी स्टडिंग दोज एट्रीब्यूट्स इन दिस टॉपिक, HTML एप्लेट एलिमेंट। सो कोड, विड्थ एंड हाइट तो उसने एक्सप्लेन किए ही हुए हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। नेक्स्ट इज कोड बेस। कोड बेस एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। ये जितने भी हैं ना, कोड, विड्थ और हाइट को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, दे ऑल आर ऑप्शनल, बट कोड, हाइट एंड विड्थ दे आर मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स। द फर्स्ट optional attribute is code base. This optional attribute informs the browser that the applet class file are found below the directory URL specified in the code base tag. Like जैसे उसने क्या किया, applet tag में लिखा है code base equals to project/applets। इसका मतलब कि जो कोड में हमने फाइल मेंशन की हुई है myapplet.class, ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड कहाँ पड़ा हुआ है, ये बाइट कोड पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर के एप्लेट्स नाम के सब फोल्डर में। सो कोड बेस क्या बताता है, कोड बेस हमारे बाइट कोड का पाथ स्पेसिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट टैग इज आर्चीव। ऑल द क्लासेस एंड रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन एप्लेट कैन बी बंडल्ड टुगेदर इन JAR फाइल्स। एप्लेट को चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज, कुछ फाइल्स, कुछ क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है, जब एप्लेट स्टार्ट होता है, जब एप्लेट का इनिशियलाइजेशन फेज़ चलता है, तो ये सारे रिसोर्सेज, फाइल्स एंड क्लासेस पहले अपलोड होती हैं, फिर एप्लेट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो हो सकता है अपलोड होने में टाइम लग जाए और एप्लेट के एग्जीक्यूशन को भी टाइम लग जाए। इसीलिए आर्चीव जो एट्रीब्यूट है, ये क्या करता है, ये जितनी भी रिसोर्सेज जो एप्लेट को चलाने के लिए चाहिए, ये .jar फाइल में स्टोर्ड हो जाती हैं। आर्चीव टैग क्या करता है, इनको एप्लेट को इनिशियलाइज कराने से पहले ही लोड करवा देता है, ताकि एकदम से एप्लेट जब स्टार्ट करे तो एप्लेट चल जाए। क्लियर, यानी कि जो चीज़ें एप्लेट चलाने को चाहिए, जो रिसोर्सेज एप्लेट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, ये उन रिसोर्सेज को पहले ही अपलोड कर देता है मेमोरी में आर्चीव पैरामीटर। ठीक है, एंड उसके बाद एप्लेट एग्जीक्यूट इमीडिएटली हो जाता है। यानी ये नहीं है, अगर आर्चीव नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एप्लेट एग्जीक्यूट होने लगेगा, पहले रिसोर्सेज की डिमांड करेगा, रिसोर्सेज अपलोड होंगी, फिर एप्लेट एग्जीक्यूट होगा। सो इट वुड टेक सम टाइम कि स्टार्ट करने में और एप्लेट को विजिबल होने में कुछ सेकंड्स लगे।
लेकिन अगर आर्चिव से हम पहले ही अपलोड करके रखेंगे वो रिसोर्सेज जो JAR फाइल में होती हैं, तब एप्लेट इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा. So this was archive tag. Next is alt. Alt means alternate. This is an optional attribute used to specify a short text message that should be displayed if the browser understands the applet tag but is currently unable to run Java applets. Suppose कि जो applet है वो execute नहीं हो पा रहा due to some problem, due to some technical reasons. applet tag तो HTML को या browser को समझ आ गया, लेकिन वो जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है क्लास फाइल जो हमने स्पेसिफाई की हुई है कोड एट्रीब्यूट में, वो क्लास फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही ड्यू टू सम रीज़न, या हमने उसको डिलीट कर दिया या उसमें कोई चेंजेस कर दिए क्लास फाइल में, कुछ रीज़न करके वो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा एप्लेट. तो उस जगह को खाली छोड़ने की बजाय HTML फॉर्म में वेब पेज में उतनी जगह खाली छोड़ने की बजाय हम ऑल टैग में कोई स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर एप्लेट नहीं चला, क्यों? क्योंकि क्लास फाइल में कोई प्रॉब्लम थी. एप्लेट टैग तो ब्राउज़र को समझ आ गया लेकिन क्लास फाइल नहीं खुल रही, तब ऑल्ट में जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो उस जगह पर लिखी जाएगी. फॉर एग्जांपल एप्लेट टैग कोड में माई एप्लेट डॉट क्लास हमने स्पेसिफाई की हुई है और ऑल्ट में हमने क्या ऑप्शनल स्टेटमेंट रखी हुई है, इन केस applet class doesn't works then JVM is unable to run applet would be printed on screen. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो ऑल्टरनेट या ऑप्शनल एट्रीब्यूट है दैट इज ऑल्टरनेट टेक्स्ट. ऑल्ट और ऑल्टरनेट टेक्स्ट में फ़र्क है. ऑल्ट यूज़ होगा इन केस एप्लेट टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने बाइट कोड स्पेसिफाई किया वो नहीं खुल रहा. ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम तब करेंगे यूज़ अगर हमारा ब्राउज़र एप्लेट्स को सपोर्ट ही नहीं करता, पुराने वर्जन का ब्राउज़र है और उसमें एप्लेट टैग हम यूज़ ही नहीं कर सकते HTML कोडिंग में. HTML कोडिंग का जो वर्जन है वो एप्लेट टैग को सपोर्ट नहीं करता, वैसे बहुत रेयरली है. ठीक है. तब हम एप्लेट की जगह एक मैसेज दे देंगे और ये देखो, ये जो मैसेज हमने दिया है सॉरी द ब्राउज़र इज़ अनएबल टू रन एन एप्लेट, ये किसी टैग में नहीं दिया. ये जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है दैट इज़ नॉट अ टैग, ये कोई टैग नहीं है या ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है. ये हम क्या करते हैं, हमने कोड स्पेसिफाई कर दिया माई एप्लेट डॉट क्लास, विड्थ दे दी 200, हाइट दे दी 200 और उसके बाद हमने एप्लेट इसको फिनिश कर दिया टैग को. उसके बाद हमने बीच में मैसेज दे दिया सॉरी द ब्राउज़र इज़ अनएबल टू रन एन एप्लेट. सो ये कोई टैग में नहीं लिखना, ये एप्लेट स्टार्टिंग के टैग में और एप्लेट क्लोजिंग के टैग में बीच में हम सेंटेंस लिख देंगे इन केस आवर वेब ब्राउज़र डजंट सपोर्ट्स एप्लेट, तब उस जगह पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा. फाइन. नेक्स्ट इज़ नेम पैरामीटर या नेम एट्रीब्यूट. अगर हम अपने एप्लेट को कोई नेम देना चाहते हैं ताकि हम फ्यूचर में उस एप्लेट को कभी नेम के थ्रू यूज़ कर सकें. अलाइन एप्लेट्स की अलाइनमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और मिडल. देन वी स्पेस एंड एच स्पेस, इट स्पेसिफाइज कि एट्रीब्यूट के वर्टिकल उसके अबव या बिलो कितने स्पेसेस खाली होने चाहिए, या एच स्पेस मींस एट्रीब्यूट के लेफ़्ट और राइट साइड पे कितने स्पेसेस या पिक्सल्स खाली होने चाहिए, यानी कि एप्लेट कितनी जगह बाद एप्लेट डिस्प्ले हो. सो दिस इज़ वी स्पेस एंड एच स्पेस टैग. सो दीज वर ऑल द ऑप्शनल टैग्स ऑफ HTML applet tag. They are optional parameters or optional attributes. The last topic of applets chapter is 18.20.1 parameter passing to applets. When we are writing applet code या जब हम HTML कोड में applet की क्लास फाइल को embed करते हैं using applet tag, उस टाइम पर हम ब्राउज़र को कुछ पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं. And for that we need a keyword that is param, P-A-R-A-M. अभी इतना नहीं समझ आएगा. let me explain you the example first. जो next पेज पर example है, पेज नंबर 544 पे पहले example देख लेते हैं, then we'll return back to the theory. So in this example we have imported two packages. We have imported all the classes of applet package and we have imported all the classes of AWT package. उसके बाद हमने क्लास बनाई parameter applet and it extends applet so that the class is converted into applet. After that we have created a string variable
str and we have stored welcome to Java applet statement in that string variable. Then हर applet में paint function होता है, so we have created a paint method और इस method में देखो क्या किया हमने, मैसेज में हमने क्या डाला, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है मैसेज नाम का और उसमें हमने क्या डाला है, उसमें हमने एक फंक्शन कॉल की हुई है गेट पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर गेट होना चाहिए, मैसेज। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है अभी आपको थोड़ी देर तक पता लग जाएगा, अभी इस स्टेटमेंट को अभी इतना फॉर द टाइमिंग स्किप कर दो। नेक्स्ट है कि अगर मैसेज खाली है तब मैसेज में जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो डाल दो, वेलकम टू जावा एप्लेट। अदरवाइज अगर मैसेज खाली नहीं है तो जो मैसेज है वो ड्रॉस हो जाएगा यूजिंग ड्रॉ स्ट्रिंग। बस इतनी ही कोडिंग है एप्लेट की। अब HTML कोड में आते हैं। HTML टैग लगा, हेड टैग लगा, टाइटल टैग लगा, देन हेड टैग ख़त्म हुआ, बॉडी टैग लगा। बॉडी टैग में हमने एप्लेट टैग लगाया। कोड में हमने जो क्लास का नेम है पैरामीटर एप्लेट डॉट क्लास, इसको मेंशन किया, विड्थ मेंशन की, हाइट मेंशन की। उसके बाद हमने पैरम टैग लगाया। पैरम टैग में हमने क्या मेंशन करना है, ध्यान से सुनो। जो पैरम कीवर्ड है, जो पैरामीटर पास करने के काम आता है, वो कीवर्ड, उस टैग में हम क्या लगाते हैं, उस टैग में दो एट्रीब्यूट्स हम मेंशन करते हैं। एक नेम, कि उस पैरामीटर का नेम क्या रखा है, और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे हमने एक पैरामीटर बनाया नेम, उसका नेम रखा मैसेज, और उसमें क्या वैल्यू है, वेलकम टू वेब पेजेस यूजिंग जावा एप्लेट्स। सो हमने एक पैरामीटर बनाया मैसेज नाम का, जिसकी वैल्यू क्या दे दी, वेलकम टू वेब पेजेस यूजिंग जावा एप्लेट्स। अब जब हमने एप्लेट की कोडिंग की, इसमें हमने गेट पैरामीटर मैसेज लिखा था ऊपर, तो इसका मतलब मैसेज की वैल्यू गेट करो, मैसेज की वैल्यू को रीड करो या रिटर्न करो मैसेज पैरामीटर की। मैसेज पैरामीटर की क्या वैल्यू है, द वैल्यू इज़ वेलकम टू वेब पेजेस इन जावा एप्लेट। तो ये मैसेज जो है गेट पैरामीटर ने गेट कर दिया और ये मैसेज MSG में स्टोर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब वापस थियोरी में आ जाओ। जावा एप्लेट हैज़ अ फीचर ऑफ रिट्रीविंग अ पैरामीटर वैल्यूज पास फ्रॉम HTML पेजेस। हम HTML पेज से एप्लेट को वैल्यू भेज सकते हैं, पास कर सकते हैं। सो यू कैन पास पैरामीटर्स फ्रॉम HTML पेजेस टू एप्लेट एम्बेडेड इन योर पेज। सो कैसे, एप्लेट कोड में, एप्लेट टैग में सबसे पहले कोड मेंशन कर दो, नेम, विड्थ मेंशन कर दो और हाइट मेंशन कर दो। देन पैरम टैग लगाओ, उसमें पहले पैरामीटर का नेम मेंशन करो, उसकी वैल्यू, फिर दूसरे पैरामीटर का नेम, उसकी वैल्यू, एंड सो ऑन। हम काफ़ी सारे पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हर पैरामीटर के लिए अलग अलग पैरम टैग यूज़ करना पड़ेगा और हर एक में वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू इज़ ऑप्शनल, वैल्यू दो ना दो, वैल्यू इज़ ऑप्शनल, लेकिन पैरामीटर का नेम हर बार देना है अगर आपने पैरम टैग को यूज़ किया है। द पैरामीटर नेम यूज्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर स्ट्रिंग्स वेदर और नॉट दे आर कोटेड। फॉर ईच पैरामीटर नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी स्पेसिफाइड। अगर हमने पैरम कीवर्ड लिखा है तो नेम हमें किसी ना किसी पैरामीटर का देना पड़ेगा, बट वैल्यू एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल। द एप्लेट क्लास एज अ फंक्शन डिफाइंड गेट पैरामीटर यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यू of specified parameter as a string object. So get parameter function parameter की वैल्यू को रिट्रीव करने के काम आता है। So I hope it is clear to you. So this was all about the applets chapter.